हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्न एकेडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सबको दीपावली का शुभकामनाएं हैं। आपका स्वागत है MP360 में, जो अर्न एकेडमी का चैनल है, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं जेल प्रहारी बैच कोर्स। अब जेल प्रहारी एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हैं, तो एनी हाउ ये फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तब भी हमें अपना रिविज़न को कायम रखना है, अपना जो डेली का जो रूटीन है उसे कायम रखना है। तो ये सिलसिला जारी रखते हुए मैं हेलेन मेंडोंसा आपके सामने हूँ। मेरा नाम हेलेन मेंडोंसा है। मैं 15 साल से इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ। एग्जाम्स लाइक SSC, बैंक पीओ, स्टेनो, CSAT, IAS, कैट इन सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ा चुकी हूँ। आज का सेशन में हम MP360 में जेल प्रहारी एग्जाम्स के लिए कुछ रिवीजन, रैंडम क्वेश्चन रिवीजन कर रहा है। जब हमारे लाइव सेशन होगा उसमें पैटर्न बेस्ड रिवीजन क्वेश्चन होता है, इसमें आज होगा कुछ रैंडम क्वेश्चन जो रिवीजन के लिए, तो इंग्लिश रिवीजन MCQs होगा। अर्न एकेडमी आपके लिए लेके आए हैं प्लस कोर्स यानी सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेगा आपको, और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेगा। साथ साथ आपको मिल रहा है अनलिमिटेड एक्सेस। तो डेली लाइव क्लास में आप रोज़ अपनी फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए एक बैच कोर्स रहता है, हर एग्ज़ाम के लिए एयर+ आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट्स क्या है, हम एक बार देखते हैं। 1 मंथ के लिए आपसे चार्ज किया जाएगा 1440 रुपीज़, 3 महीने के लिए 3,600 रुपीज़, 6 मंथ्स के लिए 6,480 रुपीज़, 12 महीने के लिए 7,920 रुपीज़, 24 महीने के लिए 11,520 रुपये। तो ये अमाउंट जो है 10% डिस्काउंट के बाद आपको मिल रहा है। ये 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मेरा नाम ही है, दिस इज़ HELEN। तो ये फेस्टिवल सीज़न में आपका प्रिपरेशन को भी आप इग्नोर ना कर लीजिए। आपका प्रिपरेशन को एक कटिंग एज देने के लिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेके आ जाइए, क्योंकि अर्न एकेडमी MPPSC एंड व्यापम के सब्सक्रिप्शन में आपके लिए लेके आए हैं एक वर्चुअल मैगजीन जिसका नाम है वर्चुअस। इट्स एन ऑनलाइन मैगजीन जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में उपलब्धि होगा, जिसमें MP का एग्जाम्स रिलेटेड सारे न्यूज़ आपको मिल जाएगा। प्लस और भी बेनिफिट्स है प्लस सब्सक्रिप्शन का। आपको 2 साल की प्रीलिम्स और मेंस बैच मिल रहा है, ये 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और 1 ईयर 2 ईयर फाउंडेशन बैचेस फॉर MPPSC प्रीलिम्स मेंस विद आंसर राइटिंग, 4 महीने लंबे MPPSC प्रीलिम्स, MPSI, MPLI, MP पुलिस एंड जेल प्रहारी एग्जाम बैचेस हो रहा है। 50 से अधिक टॉप एजुकेटर्स विद एवरेज एक्सपीरियंस 8+ ईयर्स आपको पढ़ाएंगे। 2500 लाइव क्लासेस एवरी मंथ होस्ट हो जाएगा, जो कि आपको अटेंड करना है, और एक्सक्लूसिव बाई मंथली करंट अफेयर मैगजीन आपको मिल रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 20,000 से ऊपर MCQs इधर आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर MPPSC प्रीलिम्स, MPSI, MPLI, पुलिस, जेल प्रहारी हर महीने हो रहा है। तो डेली T20 क्विजेस हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स में विद पेपर एनालिसिस। हेलो स्टूडेंट्स, ओके लेट्स स्टार्ट विद आज का सेशन से हम शुरू करते हैं। दिस इज इंग्लिश रिविजन MCQs 2। आज इंग्लिश रिविजन MCQs का सेकेंड सेशन है, जैसे कि मैंने आपको कहा। ओके, तो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस? सो लेट मी स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। मैं अपने पहला क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स डैश फर्स्ट रैंक इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिसेंटली। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट रैंक लेके आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। Options are wins, won, has won, is winning. ओके, तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शंस, ये टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स विन्स होना चाहिए, वन होना चाहिए, हैज़ वन होना चाहिए, इस विनिंग होना चाहिए। इसमें आपको 2 चीज़ें देखना है, एक तो ये सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, ये बात पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, वन ऑफ के बाद नॉर्मली प्लूरल नाउन आता है एंड सिंगुलर वर्ब। जैसे कहा गया तो वन ऑफ के बाद, जैसे वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। क्या मतलब हो गया? बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से एक लड़का एब्सेंट है, वन बॉय इज एब्सेंट। ठीक है, तो वन ऑफ द के बाद नॉर्मली क्या लगता है? प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो इसमें सभी सिंगुलर है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया।
तब ये जो वर्ड आपको काम आएगा रिसेंटली। तो रिसेंटली मतलब हाल ही में, रिसेंटली का हिंदी मीनिंग हो गया हाल ही में। तो रिसेंटली या लेटली इन वर्ड्स के साथ नॉर्मली हम जो टेंस यूज करते हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये बच्चे ने मेरा स्टूडेंट ने जो फर्स्ट रैंक जीता है, ये एक्शन जो है हाल ही में हुआ है। ये एक्शन कब हुआ है? हाल ही में हुआ है। तो रिसेंटली के साथ मैं यूज करूंगी प्रेजेंट परफेक्ट। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, जैसे कि वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, वन ऑफ द गर्ल्स इज प्रिटी। अभी आप कहेंगे मैम गर्ल्स है तो इस कैसे आगे? देखो सब्जेक्ट आपका गर्ल्स नहीं, वन गर्ल प्रिटी है, वन सब्जेक्ट है। एंड वन ऑफ द मेन वॉज इंजर्ड। तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। आप अपनी कॉपी में इस बात को नोट कर सकते हैं, ये काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स has won first rank in the competitive exam। तो प्रेजेंट परफेक्ट सीधा इस वर्ड की वजह से आया है। ये वर्ड है रिसेंटली। रिसेंटली माने क्या है? हाल ही में, आजकल। तो हाल ही में ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। तो रिसेंटली की तरह मैंने आपको एक और वर्ड याद दिलाया है, ये भी आपके ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज लेटली। तो लेटली वर्ड के साथ भी क्या लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। ओके चल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वॉज बिजी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह बिजी था, ये होता है। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी है ना। बट आई डैश सम टाइम इन द आफ्टरनून, आई हैड सम टाइम, आई हैड सम टाइम, आई हैव हैड सम टाइम और आई हैव सम टाइम इन द आफ्टरनून। तो सबसे पहले टेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। हैड जो है कौन सी टेंस है? इट इज सिंपल पास्ट। और देन आता है हैड हैड। हैड कौन सी टेंस है? दिस इज पास्ट परफेक्ट। हैड जो है इट इज पास्ट परफेक्ट। ओके फाइन। देन हैव हैड आता है, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और हैव यूज किया है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट। ओके, दिस इज सिंपल प्रेजेंट। ओके ग्रेट फाइन। तो इसमें कौन सी आएगा ये आपको बताना है। आई वॉज बिजी इन द मॉर्निंग बट आई डैश सम टाइम इन द आफ्टरनून। हैव हैड या सिंबल हैव। तो दैट इज द डिस्कशन हियर। तो लेट्स सी कौन सी आएगा, विच वन विल कम। ओ ग्रेट। तो करेक्ट आंसर इज आई हैड। कैसे? देखो इस सेंटेंस का ये पार्ट हम बट से कनेक्ट किया है। ये पार्ट आपका पास्ट टेंस में है, ये भी पास्ट टेंस में है, तो ये भी किस में ही होगा? पास्ट में ही होगा, है ना। एक पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा, क्योंकि सेम टाइम पे हुआ है ना। तो मॉर्निंग बिजी था बट आफ्टरनून मेरे पास कुछ समय था। तो याद रखना है हैव का पास्ट टेंस जो है हैड है। तो आई वॉज बिजी इन द मॉर्निंग बट आई हैड सम टाइम इन द आफ्टरनून, राइट। तो हैड पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता है। तो हैड तब होता है पास्ट के पहले कुछ हुआ तो आई होप आपको भी यही आंसर मिला। तो ये भी सही आंसर था आपका। ओके तो अगला क्वेश्चन जो है स्पॉट द एरर से है। एरर स्पॉट करने वाला क्वेश्चन है। लेट्स सी स्पॉट द एरर में आपको क्या आंसर मिल रहा है। द ओल्ड मैन सेड दैट ही इज गोइंग टू लीव हिज प्रॉपर्टीज। The old man said that. The old man said that is A part. B part, he is going to. C part, leave his properties. The old man said that he is going to leave his properties. किस पार्ट में एरर है आपको आइडेंटिफाई करना है। A part या B part या C part। तो which part has the error ये आपको बताना है। A part में एरर है या B part में एरर है, C part में, D part is nothing but no error, है ना, no error। चलो तो let's see। The old man said that he is going to जगह लिखा है he was going to। कैसे? देखो ये सेंटेंस the old man said that से हमें पता है ये हो गया नरेशन। What is narration? नरेशन है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट का कोई टेंस नहीं आता, वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल सेंटेंस कैसे हुआ? तो मैं आपको एक्चुअल सेंटेंस का एक फील देती हूँ। हम लिखते हैं इसको। एक्चुअल सेंटेंस ऐसा हो सकता है द ओल्ड मैन सेड
आई एम गोइंग टू लीव, बाकी कुछ नहीं है तो मैं इतना ही लिखती हूँ, आई एम गोइंग टू इतना लिखा होगा। और हम इसको नरेशन में बदलते वक्त हम लिखते हैं द ओल्ड मैन सेड के बाद दैट आता है, दैट आ गया तो पक्का हो गया ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ओल्ड मैन आई को ही बना देंगे और एम गोइंग टू को क्या बना देंगे, वाज गोइंग टू। तो नरेशन में प्रेजेंट का कोई टेंस नहीं आता, सारे प्रेजेंट का टेंस चेंज हो जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस हो जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाते हैं। तो ये एक रूल आपको याद रखना है स्पॉट द एरर में या फिल इन द ब्लैंक्स में। जब भी टेंस सेट करने आता है, नरेशन है, तो ज़रूर है कि आप पास्ट का टेंस ही इस्तेमाल करोगे, पास्ट का टेंस का ही इस्तेमाल करोगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द ओल्ड मैन सेड दैट ही is going to की जगह he was going to leave his properties. Alright, चलो ये समझ में आ गया था। अगला क्वेश्चन भी इसी रूल पे है, तो लेट मी रीड इट फॉर यू। मैं आपके लिए पहले पढ़ती हूँ। जॉन टोल्ड मी दैट डैश, तो बाकी आपको फिल करना है। जॉन टोल्ड मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, आई हैव बीन हिज बेस्ट फ्रेंड्स, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये नन ऑफ द अबव को छोड़ देते क्योंकि फिल इन द ब्लैंक से इन तीनों में से एक ही आ सकता है। तो आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, आई हैव बीन हिज बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अभी जॉन टोल्ड मी दैट से फिर हमें अंदाजा हो गया है ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, प्रेजेंट की सारे टेंसेस बदल के पास्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट आ गया तो वो सिंपल पास्ट हो जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाते हैं। तो एम भी नहीं आ सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट का टेंस है, इसको डायरेक्ट में यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट में नहीं। हैव बीन भी नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी बन जाते पास्ट परफेक्ट। नन ऑफ द अबाउट तो हो ही नहीं सकता, सेंटेंस को तो पूरा करनी है। तो करेक्ट आंसर क्या है, जॉन टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। आई वॉज, जॉन ने कहा था मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था, ये कॉन्वर्सेशन हो चुका था, इसलिए ये पार्ट जो है पास्ट में रहेगा। तो ये इस जॉन टोल्ड मी दैट से मुझे अंदाज़ा हो गया है मेरा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। अभी मुझे मेरा मन में ये रखना है ये जो पार्ट में जो आएगा वो पास्ट का टेंस में ही आएगा, प्रेजेंट का टेंस में नहीं। तो ये बात आपको याद रखना है, एरर क्वेश्चन में भी याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको याद रखना है। ओके, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज करना है। आई वॉज डैश एट हिज अनएक्सपेक्टेड अराइवल। आई वॉज वॉट, राइट, आई वॉज डिलाइट, आई वॉज डिलाइटेड, आई वॉज डिलाइटफुल, आई वॉज डिलाइटिंग। चलो, अभी डिलाइट का मतलब खुशी, हैप्पीनेस। ठीक है, तो डिलाइट हैप्पीनेस होता है जो कि एक नाउन है, राइट। तो डिलाइटफुल एक एडजेक्टिव है और डिलाइटेड भी एडजेक्टिव। आप कहेंगे मैम ये वर्ब तो लगता है, देखो बहुत सारी एडजेक्टिव जो है ईडी में एंड होता है, ईडी में एंड होने वाला एडजेक्टिव भी है, आपको पता है। जैसे कि आप कहते हैं मैरिड वुमन, तो इसमें मैरिड क्या है, एडजेक्टिव, राइट। और आप कहते हैं अनॉयड मैन और बोर्ड मैन, जो आदमी बोर हो गया, बोर्ड मैन, ये भी आप कहते हैं। तो ये जो ईडी वाला सारे वर्ड्स एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में आदमी क्या हो चुका था, बहुत ही खुश हो चुका था। तो करेक्ट आंसर क्या है, आई वॉज डिलाइटेड एट द अनएक्सपेक्टेड अराइवल। तो ये आपका बी फॉर्म है, जिसके बाद आपको इस बंदे का स्टेट बताना है, तो इधर आपको यूज करना है एडजेक्टिव, राइट। आई वॉज डिलाइटेड, तो क्या मतलब है, आई वॉज डिलाइटेड का मैं खुश था, किसी के आने पे मैं बहुत ही खुश था। तो कई बार डिलाइटफुल का भी इस्तेमाल करते हैं हम, मतलब मोस्टली वो वेदर देख के, मतलब अभी मौसम बहुत अच्छा मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी इतनी पूरी तरह शुरू हुआ है ना, तो हम क्या कहते हैं, हाउ डिलाइटफुल इन द सेंस कितना सुहावना है। तो जब आप खुश हो जाते हैं आपको कहना है आई एम डिलाइटेड और आई वॉज डिलाइटेड पास्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या है, आई वॉज डिलाइटेड एट हिज अनएक्सपेक्टेड अराइवल। उसका एकदम अचानक आने पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था या मैं खुश था,
ये हो सकता है। तो डिलाइटेड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? इट इज एडजेक्टिव। जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड, आई एम टायर्ड, आई एम मैरिड, आई एम अनॉयड, ऐसे हम लिखते हैं, वैसे हम लिख सकते हैं आई वॉज डिलाइटेड, आई वॉज डिलाइटेड। ग्रेट। तो आई वॉज डिलाइटेड एट हिज अनएक्सपेक्टेड अराइवल। चलो अगला क्वेश्चन, एज अ जनरल रूल politicians do not dash center stage। तो यानी पॉलिटिशियन का कितना बुरा समय चले तब भी कोई प्रोग्राम है तो उसमें आके बैठ जाते हैं, अपना जो जहां अपने आप को जो दिखाने के मौका मिलता है वो पॉलिटिशियन छोड़ता नहीं। तो ये सेंटेंस का मतलब ऐसा है। तो इसमें 4 वर्ड ऐसे दे रखा है, बिल्कुल सेम लगता है ना। एक फॉरवर्ड है, फॉरबिड है, फॉरगिव है, फॉरसेक है। वैसे तो इतना कठिन वर्ड नहीं है, ये सारे वर्ड्स बहुत नॉर्मल सी वर्ड्स हैं। वर्ड्स है फॉरवर्ड, फॉरबिड, फॉरगिव एंड फॉरसेक। तो इन वर्ड्स का मीनिंग एक बार देखते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं, हमारे पॉलिटिशियन जो है सेंटर स्टेज है। सेंटर स्टेज मतलब जहां आपको शो ऑफ करने के जो मौका मिलता है, जहां आपको अपने आप को दिखाने की मौका मिलता है, इसको हम सेंटर स्टेज कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पॉलिटिशियन एंड जो क्या कहते हैं फिल्म स्टार्स वगैरह, जिसमें जहां आप सेंटर स्टेज में रहते हो या केंद्र स्तर पर रहते हो, ये इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अहम स्थान भी आप इसको कह सकते हैं। राइट, चलो तो देखते हैं इसमें कौन सी वर्ड आएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड आएगा, फॉरबिड आएगा, फॉरगिव आएगा या फॉरसेक आएगा। तो करेक्ट आंसर जो है फॉरसेक। व्हाट यू मीन बाय फॉरसेक? फॉरसेक का मतलब है छोड़ना या त्यागना। तो ऐसा अहम स्थान जो है पॉलिटिशियन कभी नहीं छोड़ता। कुछ भी मौका मिला तो इंसान जगह पे आने की बिल्कुल वो कोशिश करते हैं। फॉरवर्ड का मतलब आपको पता है, गो फॉरवर्ड, आगे। फॉरबिड का मतलब क्या है? लेट्स सी वन बाय वन ये वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। फॉरबिड का मतलब, फॉरवर्ड आगे है, फॉरवर्ड आगे, और फॉरबिड का मतलब क्या है? मना करना। जैसे पापा आपको फॉरबिड करते हैं ना, कोरोना के टाइम पे बाहर नहीं जाना, प्रोहिबिट, मना करना। फॉरगिव मतलब किसी को माफ कर देना, किसी को माफ करना, दैट इज फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब हो गया माफ करना। ओके, तो पॉलिटिशियन डू नॉट फॉरसेक सेंटर स्टेज, छोड़ना, दैट इज फॉरसेक। ओके, तो फॉरसेक का एक सिनोनिम इधर लिखती हूँ, किसी को नोट करना। तो फॉरसेक का सिनोनिम है अबैंडन। अबैंडन का मतलब भी क्या हो गया? छोड़ना। फॉरसेक एंड अबैंडन, इन दोनों वर्ड्स का मतलब है छोड़ना। ठीक है, त्यागना। चलो, तो नेक्स्ट भी एक वर्ड है। तो ये वर्ड काफ़ी कॉमन एक वर्ड है एग्जामिनेशन में। जैसे कि जेल प्रहारी में 2015 में काफ़ी ज़्यादा वोकैबुलरी आया था, तो इस बार भी थोड़ा वोकैबुलरी का प्रिपरेशन आपको होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज कुछ वोकैबुलरी भी इंक्लूड करूँगी। तो मीनिंग ऑफ द वर्ड फेलिसिटी, तो वर्ड है फेलिसिटी। तो इस वर्ड का मतलब क्या है? ऑप्शंस आर कंटेम्प्ट, मॉडेस्टी, वैनिटी, ग्रेट हैप्पीनेस। एक और बार ऑप्शंस पढ़ती हूँ, कंटेम्प्ट, मॉडेस्टी, वैनिटी, ग्रेट हैप्पीनेस। तो फेलिसिटी वर्ड का क्या मीनिंग है? ओके, तो फेलिसिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी, ग्रेट हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा आनंद आपको मिल रहा है, तो आप ये वर्ड यूज़ करते हैं फेलिसिटी। वर्ड भी सुनने में बड़ा अच्छा वर्ड है। तो कंटेम्प्ट का मतलब क्या है? देखो, कंटेम्प्ट का मतलब किसी को आप तुच्छ समझकर आप घृणा करते हो, तुच्छ समझकर आप किसी को निंदा करते हैं, इसको कंटेम्प्ट वाले फीलिंग कहते हैं। तो किसी बंदे को आप बहुत ही हल्का समझते हो, उसके प्रति आपके मन में जो फीलिंग होता है, तो घृणा करते आप तुच्छ समझ के, इस फीलिंग को हम कंटेम्प्ट कहते हैं। ओके, मॉडेस्टी इज बहुत ही विनम्रता होता है। मॉडेस्टी विनम्रता मतलब हम्बलनेस है ना। मॉडेस्ट आदमी बहुत ही हम्बल होता है, तो हम्बलनेस को हम मॉडेस्टी कहते हैं। तो जिंदगी में ये एक गुण हमें बहुत ज़रूरी होना चाहिए, मॉडेस्टी। जितना भी ऊंचा हम पोजीशन में पहुंच जाए, बट हमको रहना है बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल हम्बल। तो ये क्वालिटी को हम कहते हैं मॉडेस्टी कहते हैं। तो फिर वर्ड आया वैनिटी। तो वैनिटी क्या है? घमंड।
लेडीज का बैग को भी वैनिटी कहते हैं, वो अलग मीनिंग हो गया, और वैनिटी घमंड के लिए यूज करते हैं। तो ये फेलिसिटी के साथ आपने कुछ वर्ड्स और पढ़ा है, मैं इन वर्ड्स को रिपीट करना चाहते हैं। फेलिसिटी का मतलब हो गया आनंद यानी ग्रेट हैप्पीनेस। फिर वर्ड आ गया कंटेम्प्ट, तो जब भी आप किसी बंदे को बहुत ही तुच्छ समझते, जैसे कि कई बार हमें पॉलिटिशियन अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं पॉलिटिशियन लूट रहा, पॉलिटिशियन के प्रति हमारे मन में एक निंदा वाला फीलिंग आता है, तो ये कंटेम्प्ट हो सकता है। और वैनिटी जो है वो घमंड है, राइट, जैसे एरोगेंस आप कह सकते हैं। और मॉडेस्टी जो है विनम्रता यानी हम्बलनेस है। तो ये सारी वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक और वर्ड है, नेक्स्ट भी एक वोकैबलरी का। तो मैं इस सेशन में मैंने जैसे कि आपको मैंने कहा, मैं कुछ वोकैबलरी लेके आई आपके लिए। तो ये वर्ड है कंसीट। इसका ऑप्शंस तो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसीट? तो ये मैं 2015 क्वेश्चन पेपर के आधार पे आज कुछ वोकैबलरी इंक्लूड किया है। तो कंसीट का ऑप्शन ए कंटेम्प्ट, ऑप्शन बी मॉडेस्टी, ऑप्शन सी वैनिटी, ऑप्शन डी ह्यूमिलिटी। तो कंसीट का क्या मतलब? तो कंसीट का जो मीनिंग है वो वैनिटी है, कि कंसीट और वैनिटी दोनों वर्ड का मतलब हो गया घमंड। ठीक है, घमंड। तो वैनिटी ऑलरेडी हमने कहा कि वैनिटी मतलब घमंड है, अभी कंसीट का भी मतलब क्या है? घमंड है। तो ये वर्ड को कैसे याद करेंगे? मैम ये वर्ड हम पहली बार पढ़ रहा है, इसको कैसे याद करेंगे? बस सिंबल से एक ट्रिक लगाते हैं इस वर्ड को याद करने के लिए। देखो, तो कंसीट का ये मतलब हो गया घमंड। तो कई बार होता है कि 12वीं के बाद लड़के एकदम से बहुत स्टाइल मारने लगेंगे, जैसे उनका कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर मोहल्ला वालों से बात करना बंद कर देंगे। तो मोहल्ले वाले बोल देंगे, अरे यार तुम्हारी कौन सी सीट निकल गया, आप इतनी घमंडी हो गए हो। तो कंसीट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, कौन सी सीट निकल गया है, कौन सी सीट निकल गया है, आप क्या हो गया हो? कंसीटेड, कंसीटेड घमंडी हो गया है। तो कौन सी सीट निकलने पे? क्या आईआईटी में निकला है, आईआईएम में निकला है, कहाँ निकला है? तो कौन सी सीट निकलने पे आप हो गया है कंसीटेड। तो कंसीटेड वर्ड का मतलब क्या है? घमंडी या जो अहंकारी, ये भी आप वर्ड कह सकते हैं। और कंटेम्प्ट हमने कहा कि आपके मन में जो अवज्ञा वाला फीलिंग है, किसी को आप तुच्छ समझ के घृणा करते हैं, वही फीलिंग होता है अवज्ञा। और मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी दोनों सिनोनिम्स है, ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब विनम्रता है। तो ये तीनों वर्ड सिनोनिम कह सकते हैं, जैसे मॉडेस्टी और हम्बलनेस। हम्बलनेस ऑलरेडी हमने देख लिया है, हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी, ये तीनों वर्ड एक जरूर क्वालिटी है हम सब में होना चाहिए, वो है विनम्रता। मॉडेस्टी, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। तो आज के सेशन में कुछ वोकैबलरी का वर्ड्स इंक्लूड किया है, आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा। तो कंसीट का मतलब हो गया घमंड, एंड कंसीट का सिनोनिम है वैनिटी। तो साथ साथ इन वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चल, अभी है मीनिंग ऑफ आर्टिसान। ये आर्टिसान हम किसको कहते हैं? किसका नाम है आर्टिसान, राइट? किसको हम आर्टिसान कहते हैं? क्या वो क्रिटिक है? क्रिटिक कौन है? क्रिटिसाइज करने वाला। वेंडर है जो दुकानदार, और कलेक्टर है जो चीज़ों को कलेक्ट करने वाला, या वो क्राफ्ट्समैन है। क्राफ्ट्समैन कौन है? कारीगर। तो क्राफ्ट्समैन हो कारीगर। तो आर्टिसान किसको बोलते हैं? क्रिटिक को बोलते हैं, वेंडर को बोलते हैं, कलेक्टर को बोलते हैं, या क्राफ्ट्समैन को बोलते हैं? कौन है आर्टिसान? बहुत सिंपल सा वर्ड है। तो आर्टिसान जो है क्राफ्ट्समैन को बोलते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। तो आर्टिसान जो है क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन कौन है? क्राफ्टमैन कारीगर, जो हाथों से चीज़ों को बनाते हैं, जो कोई वो शिल्पी भी हो सकता है, जो कपड़ा बनाने बुनने वाला हो सकता है, राइट? कोई भी हो सकता है जो अपने हाथों से चीज़ों को बनाते हैं, उसे आर्टिसान कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अलग अलग हमारे स्टेट है, अलग अलग कारीगरी चलता है ना, जैसे असम में सिल्क बनता है, और क्या है केरला में जो कोयर बनता है, उधर खादी होता है गुजरात में। तो अलग अलग कारीगरी होते हैं, अलग अलग क्राफ्ट पीपल होता है, अलग अलग, उन्हें हम आर्टिसान कहते हैं। ग्रेट,
ओके चलो, तो वोकैबुलरी का कुछ वर्ड्स था वो सब, तो आई होप ये सब आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन से है, ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन से। ओके, तो शी इंटरसीडेड डैश हर हस्बैंड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, तो वो इंटरसीड कर दिया राइट लोगों के ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो ऑन बिहाफ ऑफ समबडी का मतलब क्या है, आप किसी और को रिप्रेजेंट करते हुए, जैसे इमेजिन करो आपके भाई को अवार्ड मिला है, वो आके रिसीव नहीं कर पाते, आप जाएंगे और वो अवार्ड को रिसीव करेंगे आपके भाई के बिहाफ में, मतलब भाई की तरफ से। तो लोगों की तरफ से उसने क्या कर दिया है, अपनी हस्बैंड के साथ इंटरसीड करा है। तो व्हाट यू मीन बाय इंटरसीड? इंटरसीड वर्ड का क्या मतलब है राइट? इंटरसीड का मतलब हो गया मध्यस्थता करना किसी के साथ, राइट? तो किसी के साथ आप बीच में पढ़ के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों की तरफ से उसने वो किया है, मतलब बीच बचाव करना है, बीच में पढ़ना है, सिफारिश करना है या मध्यस्थता करना है, तो हम ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड है इंटरसीड, एक कॉमन वर्ड है राइट, न्यूज़पेपर में आपको मिलता है। तो अभी सवाल है कि इस इंटरसीड में, तो यानी सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वो लोगों की तरफ से अपनी हस्बैंड से बातचीत करने की कोशिश कर दिया, बीच में पढ़ने की बात करने की कोशिश किया। तो इंटरसीड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आता है, ये विथ, बी एट, सी इन, डी बाई, तो कौन सी आएगा आप बता दीजिएगा। तो आपने शायद ये वर्ड पहले नहीं सुना होगा, तो I'll help you here. She interceded with her husband. उसने हस्बैंड के साथ इंटरसीड किया है। तो इंटरसीड का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया है, मध्यस्थता करना है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के तरफ खड़े होके वो अपने हस्बैंड से बातचीत किया है, ठीक है। तो इट्स इंटरसीड विथ। तो नया प्रपोजिशन है, तो फटाफट अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ओके। तो शी इंटरसीडेड विथ हर हस्बैंड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट जो है, वॉट अ डैश पिक्चर, वॉट अ फैसिनेट पिक्चर, वॉट अ फैसिनेशन पिक्चर, वॉट अ फैसिनेटेड पिक्चर, वॉट अ फैसिनेटिंग पिक्चर। तो इधर आपको इसमें कौन सी वर्ड यूज करना है, फैसिनेट, फैसिनेशन, फैसिनेटेड, फैसिनेटिंग, ओके। अब पिक्चर हमें पता है ये नाउन है, तो इस नाउन के सामने आप क्या लगा दोगे, इस नाउन के सामने आपको लगाना है एडजेक्टिव, इस नाउन के सामने आपको एडजेक्टिव लगाना है ना। अब इसमें कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फैसिनेट का मतलब सबसे पहले मोहित करना, फैसिनेट का मतलब हो गया मोहित करना या किसी को आकर्षक करना, आकर्षित करना, ओके, आकर्षित करना ये हो सकता है। एंड फैसिनेट एक नाउन है, सॉरी फैसिनेट एक वर्ब है, आई एम सॉरी हियर, फैसिनेट एक वर्ब है एंड फैसिनेशन एक नाउन है, फैसिनेटेड एडजेक्टिव है और फैसिनेटिंग भी एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको आकर्षित कर रहा है, आपको मोहित कर रहा है, तो आपको इधर एक एडजेक्टिव यूज करना है जो कि ये पिक्चर को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। अभी आपने एक मूवी देखा, ठीक है, तो अभी ये दोनों नहीं आ सकता है, तो ये दोनों में कौन सी आ सकता है, इसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। आपने एक मूवी देखा, ठीक है, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं इंटरेस्टिंग था, तो दो एडजेक्टिव इधर लिखा है, व्हाट अ बोर्ड मूवी आएगा या व्हाट अ बोरिंग मूवी आएगा। आपको क्या लगता है, बोर्ड मूवी आना चाहिए या बोरिंग मूवी आना चाहिए? ऑफ कोर्स मूवी देखने के बाद आप बोर्ड हो जाएगा, बट मूवी तो आपका कैसा है, बोरिंग है, तो इट इज़ अ बोरिंग मूवी। सिमिलरली पिक्चर को मॉडिफाई करना, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, व्हाट अ फैसिनेटिंग पिक्चर, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही मनोहर है, बहुत ही आपको मोहित करने वाली है, व्हाट अ फैसिनेटिंग पिक्चर। तो ये दोनों भले एडजेक्टिव है, बट इस पिक्चर की क्वालिटी बताने के लिए आप फैसिनेटिंग यूज़ करोगे, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला फॉर्मेट में है। इसमें एक
फ्रेजल वर्ब यूज किया है इस सवाल में, यू शुड कट ऑफ ऑन द अमाउंट ऑफ सिगरेट्स यू स्मोक। तो यू शुड कट ऑफ ऑन द अमाउंट ऑफ सिगरेट्स यू स्मोक, इसका मतलब क्या है, जितना सिगरेट्स आप रोज फूकते हो इसको थोड़ा कम कर दो। तो कम कर दो ये बताने के लिए क्या कट ऑफ सही है? तो सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट बेशक चूज कर सकते हैं। और एक यूज किया है कट अप। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब क्या है बताती हूँ आपको, वर्ब के साथ हम क्या जोड़ते हैं, प्रपोजिशन जोड़ते हैं, ठीक है। फिर यूज किया है कट डाउन, फिर यूज किया है कट आउट। तो इस सेंटेंस में कट ऑफ सही है या उसकी जगह मुझे कट अप यूज करना है, कट डाउन यूज करना है या कट आउट यूज करना है, इट्स अप टू यू। आप बता सकते हो क्या ये फ्रेजल वर्ब बिल्कुल इस सेंटेंस में परफेक्ट है या हमें इसको चेंज करना है। ओके, लेट्स रीड दिस। तो इस सेंटेंस में कट ऑफ की जगह, कट ऑफ का मतलब क्या हो गया, तो कट ऑफ ये तीनों मैंने इधर लिखा है, लेट्स सी। कट ऑफ का मतलब काटना होता है, जैसे कि आपका बिजली का तार कट ऑफ हो गया, ये फोन का कनेक्शन कट ऑफ हो गया, काटना, टूटना, अलग होना, इस संभावना देता है। कट डाउन का मतलब हो गया कम करना, टू रिड्यूस द साइज और अमाउंट। तो यानी दिन में आप 20 सिगरेट्स पीते हैं, उसको कम करके 5 में लेके आ जाओ, ये 20 से 5 करना है, इस नंबर को आप रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करना तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करेंगे कट डाउन। तो कट अप होता नहीं है, कट आउट आपको पता, आप स्कूल टाइम पे मैगजीन से कट आउट बनाया होगा एंड अपनी रूम में सलमान खान का पोस्टर लगाया है, कटआउट्स लगाया है, या कतरीना कैफ का पोस्टर्स लगाया है ना। तो कट आउट सब मैगजीन से बनाते हैं, ये कट आउट होता है। और कट डाउन का मतलब हो गया कम करना, कट ऑफ का मतलब काटना है। तो इस सेंटेंस में व्हाट इज करेक्ट, आप क्या यूज करोगे, यू शुड। तो कट ऑफ की जगह मैं इधर लिखती हूँ, यू शुड कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ सिगरेट्स यू स्मोक। ओके, चलो अभी इसी फ्रेजल वर्ब को लेके आगे एक और क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो पिछली में हमने ऑलमोस्ट सबको एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये सारे फ्रेजल वर्ब ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। देखते हैं, आवर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डैश फॉर अबाउट 10 आवर्स टुडे। आज हमारी बिजली जो है 10 घंटे तक बंद पड़ा था, बंद हो गया था। तो ऑप्शंस क्या है, कट डाउन है एक ऑप्शन जो कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, फिर आ गया कट ऑफ, और तीसरा है कट अप, एंड चौथा है कट आउट। तो कट डाउन आएगा, कट ऑफ आएगा, कट अप आएगा या कट आउट आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हुआ है या कट अप हुआ है या कट आउट हुआ है, आपको क्या लग रहा है, व्हाट शुड बी यूज्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ फॉर अबाउट 10 आवर्स टुडे। इलेक्ट्रिसिटी हमारे कट ऑफ हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी कट गया है। कट ऑफ का मतलब काटना या कट गया। कट डाउन का मतलब हमने बताया है कम करना, और कट अप होता ही नहीं है, ये बिल्कुल बकवास है, नहीं है। और कट आउट हम मैगजीन से कट आउट बनाते हैं, राइट। तो आई इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ फॉर अबाउट 10 आवर्स टुडे। तो फ्रेजल वर्ब से जेल प्रहारी में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब से एक सवाल तो बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब से गाइस उसको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स का है, लेट्स सी। डैश ऑफ अस वाज टोल्ड आवर ड्यूटीज सो वी डिड नॉट डू एनीथिंग। Any of us was told our duties, so we did not do anything. Neither of us was told our duties, so we did not do anything. All of us was told our duties, so we did not do anything. Both of us was told our duties, so we did not do anything. तो इसमें आप कौन सी वर्ड का इस्तेमाल करोगे, which one will use? Any यूज करोगे, neither यूज करोगे, और या बोथ, राइट। बहुत ही सिंपल सी एक क्वेश्चन है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते तो मैंने आपको पहले बता दिया, देखो वर्ब पे फोकस कर दो, वर्ब पे फोकस कर दो। इधर जो भी यूज कर रहा है इसके साथ वॉस लगा हुआ, तो ये सीधा सीधा इशारा कर रहा है, इधर जो भी लगेगा सिंगुलर लगेगा। तो बोलेगा तो सारी अच्छा लगता है, बट इसमें सिंगुलर कौन सी है, सिंगुलर देखेगा तो देखो इट इज द करेक्ट आंसर इज नीदर ऑफ अस वाज टोल्ड आवर ड्यूटीज। एनी नहीं आ सकता है,
ठीक है, तो एनी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता, तो एनी इज रॉन्ग। ऑल क्यों नहीं आ सकता? तो ऑल ऑफ अस होता तो ऑल ऑफ अस वेयर आना चाहिए था, ऑल ऑफ अस के साथ वेयर आता है। बोथ ऑफ अस होता तो बोथ ऑफ अस के साथ भी हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं, बोथ ऑफ अस वेयर आता है, राइट। बट नीदर के साथ, नीदर ऑफ अस के बाद इट्स वॉज, ठीक है, क्योंकि नीदर इज सिंगुलर, नीदर क्या है? सिंगुलर। तो रूल क्या है? नीदर के बाद, नीदर ऑफ के बाद भी, नीदर के बाद भी प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगता है, राइट। एक और एग्जाम्पल देते हैं, नीदर ऑफ द बॉयज इज क्लेवर। इसका मतलब क्या है? दो लड़के हैं, दोनों में से एक भी क्लेवर नहीं है, तो बॉयज नहीं है आपका सब्जेक्ट, आपकी सब्जेक्ट जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन नीदर है, एंड नीदर आपका कैसे सब्जेक्ट है? इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, नीदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। तो नीदर ऑफ अस वाज टोल्ड आवर ड्यूटी सो वी डिड नॉट डू एनीथिंग, यानी हम दोनों से बताया नहीं क्या करना, इसलिए हमने किया ही नहीं। तो बोथ क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बोथ के साथ आपको इधर प्लूरल वर्ब लगाना है। ऑल क्यों नहीं आ सकता? ऑल के साथ इधर प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए था, बट आपका वर्ब सिंगुलर है, तो आप अपनी आंसर में किसका इस्तेमाल करोगे? नीदर का इस्तेमाल करोगे। वेरी गुड, ओके। अगला क्वेश्चन जो है, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश रशियन। ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश रशियन, इसका मतलब उसको फ्रेंच भी आता है, जर्मन भी आता है, रशियन के अलावा रशियन भी आता है, तो रशियन के अलावा एडिशनल वो फ्रेंच और जर्मन जानते हैं। तो ऑप्शंस कौन सी, ये आप जानते हैं, फिर भी मैं इसको बताती हूँ। बिसाइड है, बिसाइड्स है, असाइड है, एक्सेप्ट। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बिसाइड आएगा, बिसाइड्स आएगा, असाइड आएगा या एक्सेप्ट आएगा? तो लेट्स सी, बिसाइड्स और बिसाइड में क्या अंतर है? बिसाइड शब्द का, तो बिसाइड में आपने देखना है, बिसाइड में सिर्फ साइड लिखा है, मतलब बगल में, साइड में। तो बिसाइड शब्द का प्रयोग बगल में, समीप या बाहर, बाय द साइड ऑफ या आउटसाइड के लिए करते हैं। गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, मतलब जाओ और अपने पिता के बगल या समीप बैठ जाओ। तो बिसाइड का मतलब बगल में या समीप में। बिसाइड शब्द का प्रयोग होता, जिसका प्रयोग हम अलावा, इन एडिशन टू, है ना, किसी चीज के अलावा ये कहने के लिए, इन एडिशन टू, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो बिसाइड्स द गीता आई हैव रामचरितमानस, मेरे पास गीता के अलावा रामचरितमानस भी है। तो इधर आपको क्या यूज करना है? राइट, बिसाइड्स। आपका करेक्ट आंसर क्या है? बिसाइड्स। मीनिंग क्या है? उसको फ्रेंच और जर्मन के अलावा रशियन भी आता है। असाइड क्या मतलब? अलग। कीप असाइड, साइड पे रखो, अलग रख लो। एक्सेप्ट के सिवा, एक्सेप्ट राम ऑल वर प्रेजेंट, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, एक्सेप्ट सिवा, एक्सेप्ट राम, राम के अलावा सब आए थे, ऑल वे प्रेजेंट। एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब के सिवाय। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस क्या, ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन 2, दैट इज बिसाइड्स, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन बिसाइड्स रशियन, रशियन के अलावा वो भी जानते हैं, तो दैट इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, the metals and minerals sector, the metals and mineral sector dash currently highly volatile। तो वॉलेटाइल का मतलब क्या है? वेरी चेंजेबल, बहुत जल्दी परिवर्तन हो रहा है, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। तो वॉलेटाइल मतलब चेंजेबल होता है, जैसे पेट्रोलियम जो है वो जल्दी लिक्विड टू गैशियस फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, तो हम उसको वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं, इजंट इट? तो ऑप्शंस आर, इज, वॉज, वेयर। अभी करंटली यूज किया है, तो हमें पता है करंटली के साथ हमें प्रेजेंट ही देना है, करंटली मतलब अभी का है, तो यानी वॉज और वेयर को भूल जाओ आप। फिर सवाल आ गया, आर आएगा या इस आएगा? तो द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर, आर आना चाहिए या इस आना चाहिए? लेट्स सी
क्या है, द लगा हुआ है सेंटेंस में, बट द जो है मेटल्स एंड मिनरल्स के लिए कॉमन लगा हुआ। हमने एक रूल पढ़ा था, जब दो नाउन के लिए द कॉमन लगता है वो सेम पर्सन या सेम थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हम पहले भी देखा है, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट। आप ऐसे कॉमन लिखिएगा तो मैं आपको कहूँगी ये पोएट एंड नॉवेलिस्ट जो है सेम पर्सन है, एक ही पर्सन है। और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी इस हियर, इधर आए हुए हैं। बट इफ़ आप ऐसे लिखोगे द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट, आप पोएट अलग नॉवेलिस्ट अलग, आप अलग अलग लिख रहे हैं, द इधर अलग है और द इधर अलग है, अलग अलग लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे आर हियर। तो यानी हम कहेंगे ये दो अलग अलग व्यक्ति है। तो सिमिलरली जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, मेटल्स एंड मिनरल्स के सामने हम द एक ही बार यूज़ किया है, विच मीन्स ये दोनों सेक्टर जो है सेम है, एंड इसलिए आपको क्या यूज़ करना है, इस यूज़ करना है। तो द एक ही बार यूज़ किया है, इसका मतलब सेक्टर हमारी एक ही है। तो ये आर्टिकल का रूल है, जब हम आर्टिकल द या ए या एन एक ही बार यूज़ करते हैं वो एक ही पर्सन के लिए यूज़ होता है। ग्रेट, फाइन। अगला क्वेश्चन जो है, मैंने जैसे भी आपको बताया आज हम वोकैबुलरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा वोकैबुलरी क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। वी शुड नॉट मिक्स विद दोज पीपल हु हैव एन डैश रेपुटेशन। हम ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं जिनका कैसे रेपुटेशन है। रेपुटेशन मतलब नाम होता है ना, रेपुटेशन तो किसी का नाम क्या रेपुटेशन है ना चलता है, जैसे आप कहेंगे उसका बहुत अच्छा रेपुटेशन है, मतलब उसके बारे में लोग बहुत ही अच्छा ही कहते हैं। तो रेपुटेशन वर्ड तो आप जानते हैं, इज्जत हो सकता है, जिसके बारे में सबका प्रतिष्ठा है या मर्यादा है, मान है, नाम है, ठीक है। बट कुछ लोगों का गलत रेपुटेशन होता है, कुछ लोगों का अच्छा रेपुटेशन होता है। अभी आपको कह रहा है कि ऐसे लोगों के साथ मिक्स नहीं होना। कैसे लोगों की फिर उनकी रेपुटेशन होगा गलत रेपुटेशन, है ना। ऑप्शंस क्या है, अनसेवरी, अनस्टेडी, अनसेफ, अनसैंक्टिफाइड। ओके, अनसेवरी, अनस्टेडी, अनसेफ एंड अनसैंक्टिफाइड। तो ये वर्ड्स एक बार देखते हैं इनका क्या मतलब है। तो अनसेवरी मतलब घृणित, बहुत ही अनप्लेसेंट, बिल्कुल अच्छा रेपुटेशन नहीं है, अनप्लेजेंट रेपुटेशन, तो जिसके बारे में लोग अच्छा नहीं सोचते। तो ये इधर करेक्ट आंसर जो है क्या है, अनसेवरी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अनस्टेडी मतलब अस्थिर, नाम अस्थिर नहीं रहता। अनस्टेडी कोई बैलेंस कुछ और हो सकता है ना। अनसेफ मतलब असुरक्षित, जैसे आपको पता है अभी पैंडेमिक के टाइम पे बाहर जाना अनसेफ है। ओके, अनसैंक्टिफाइड मतलब अपवित्र, क्योंकि सैंक्टिफाइड चीज़ें जो हैं होली चीज़ें होता है। तो ये अनसैटिस्फाइड मतलब अनहोली, होली नहीं है। होली का मतलब क्या हो गया, पवित्र, जैसे टेम्पल जो है होली है, द गीता जो है होली जो है, जो होली नहीं है उसको अनसैंक्टिफाइड कहते हैं। तो हम ऐसे लोगों के साथ जिनका ऐसा नाम है उनके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। कैसे नाम है, अनसेवरी नाम है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन जो है, इसका तो पैटर्न आज हमने किया है, आई होप आपको याद है। चलो, तो इसमें आपको वर्ब फिक्स करना है। देखो, शी टोल्ड मी शी हैज़ अ हेडेक, शी टोल्ड मी शी हैज़ अ हेडेक। तो ऑप्शंस जो हैं, तो ये ए भी अंडरलाइंड, ठीक है। तो आपको ये हैज़ सही लग रहा तो आप इसमें नो इम्प्रूवमेंट चेक कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इज हैविंग लिखा है, ऑप्शन 2 हैड लिखा है, ऑप्शन 1 हैड लिखा है। तो क्या करेक्ट है, शी टोल्ड मी शी हैज़ अ हेडेक सही है। तो हैज़ से की जगह आप हैड दोगे, ठीक है। और 2 में हैड ए लिखा है और 3 में इज हैविंग लिखा है। व्हाट इज करेक्ट, ओके लेट्स। तो करेक्ट आंसर जो है, शी टोल्ड मी शी हैड हेडेक। तो हेडेक के साथ नॉर्मली हम अ नहीं लगाते हैं, आई हैव हेडेक, है ना, तो अ नहीं लगाते हैं। एंड प्लस हमने हैड क्यों यूज़ किया, क्यों हैड यूज़ किया, बिकॉज टोल्ड मी है। थोड़ी देर पहले आज हमने इस सेशन को स्टार्ट किया था, हमने बताया कि टोल्ड मी जो है क्या बताते हैं, इट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई प्रेजेंट का टेंस नहीं होता, तो प्रेजेंट का सारे टेंस चेंज होके क्या बन जाते हैं, पास्ट का।
तो ये इस हैविंग भी नहीं हो सकता है और हैज़ भी नहीं हो सकता, यानी नो इम्प्रूवमेंट गया. एंड शी टोल्ड मी शी हैड हेडेक, तो हेडेक है जिसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं. शी टोल्ड मी शी हैड हेडेक, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. चलो, तो अगला क्वेश्चन जो है प्रपोजिशन का है. We waited in 6 hours, तो इसमें प्रपोजिशन यूज किया है, इन लिखा है. ठीक है, तो we waited in 6 hours. Option A, we waited within 6 hours. Option B, we waited for 6 hours. Option 3, we waited during 6 hours. Option 4, no improvement. We waited any. तो विद इन लगेगा, फोर लगेगा, या ड्यूरिंग लगेगा, या नो इम्प्रूवमेंट. तो क्या कहना चाहते हैं? तो वी वेटेड, जो करेक्ट आंसर जो है, वी वेटेड फॉर 6 आवर्स. क्या है? 4-6 आवर्स. जब भी आप कुछ एक्शन कुछ घंटों के लिए करते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं? 4 यूज़ कर सकते हैं. 4 के साथ हम क्या देते हैं? ड्यूरेशन. ठीक है, तो अभी आप कहते हैं मैम 4 के साथ आपने पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आना चाहिए. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकते हैं, बट ये एक्शन पास्ट में शुरू होके पास्ट में ख़त्म हो गया, तो सिंबल पास्ट भी आ सकते हैं. तो बट जब हम लिखते हैं वी हैव बीन वेटिंग फॉर 6 आवर्स, का मतलब अभी भी हमारी वेटिंग चल रहा है. बट वी वेटेड फॉर 6 आवर्स मतलब हम पास्ट में 6 आवर वेट किया था. तो इसका टाइमलाइन कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ होगा. ये 6 आवर्स जो है पास्ट में था और पास्ट में एंड हो गया. वी वेटेड फॉर 6 आवर्स. ओके, तो गाइस आई थिंक इट्स टाइम अप. तो इतनी इस क्वेश्चन के साथ मैं अपना सेशन को इधर वाइंड अप करना चाहती हूँ. तो जितना भी क्वेश्चन हमने आज किया है, लेट्स रिवाइज इट, और नया चीज़ें वोकैबुलरी आपने लर्न किया उनको अपने बुक में लिख के एक बार लर्न कर दो. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स से, अच्छी वर्ड्स से इनको याद कर लीजिएगा. तो MP360 टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मेरा रेफरल कोड आपको याद है, हेलेन. ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेना तो यू कैन यूज़ इट. तो अभी एग्ज़ाम का डेट पास आते हुए अपना रिविज़न नहीं भूलना, रिविज़न को जारी रखना है. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.